कहानी की शुरुआत कोरिया के सुनजिन हाई स्कूल से होती है, जहां तीसरे साल के छात्र अपना एग्जाम देकर कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं। यह एक मॉक एग्जाम था जिसे उनके फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए लिया गया था, क्योंकि उन्हीं फाइनल एग्जाम के नंबर तय करने वाले थे कि उन्हें अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में जगह मिलेगी या नहीं। ज्यादातर छात्र बहुत खुश दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पेपर काफी आसान था। उन्हीं छात्रों में किम नाम का एक खुशमिजाज लड़का भी होता है जो उम्मीद करता है कि असली एग्जाम भी इतना ही आसान हो। किम अपने करीबी दोस्त चुल के पास जाकर पूछता है कि उसका पेपर कैसा गया, लेकिन चुल को एग्जाम की कोई चिंता ही नहीं होती। वह अपने फोन में न्यूज देख रहा होता है। जब किम उससे पूछता है कि वह क्या देख रहा है, तो चुल बताता है कि वह आसमान में दिखाई देने वाली रहस्यमयी गोलाकार चीजों से जुड़ी नई खबरें देख रहा है। चुल को करीब 1 साल पहले का वह दिन याद आता है जब उसने पहली बार उन रहस्यमयी गोलों को देखा था। उस दिन वह रोज की तरह घर से स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही उसने देखा कि सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर डरते हुए आसमान की तरफ देख रहे हैं। जब चुल ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पूरे आसमान में अनगिनत अजीब गोलाकार चीजें तैर रही थीं। वे देखने में बिल्कुल प्राकृतिक नहीं लग रही थीं, और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वे बिल्कुल भी हिल नहीं रही थीं। वे बस एक ही जगह पर हवा में रुकी हुई थीं। यह घटना केवल कोरिया में नहीं हुई थी, बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के आसमान में यही चीजें दिखाई दी थीं। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था। वैज्ञानिक और सरकारें यह समझने की कोशिश करने लगीं कि ये चीजें क्या हैं, कहां से आई हैं और क्या इनसे इंसानों को कोई खतरा है। हैरानी की बात यह थी कि दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक संगठन इनकी असली प्रकृति का पता नहीं लगा पाया। कुछ देशों ने फाइटर जेट भेजकर इन गोलों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमलों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा हर हमले के बाद वे गोलाकार चीजें और ज्यादा संख्या में बढ़ने लगी। अपनी बेबसी समझने के बाद सभी सरकारों ने फैसला किया कि जब तक इनके बारे में सही जानकारी नहीं मिलती, तब तक कोई इन्हें छुएगा या उन पर हमला नहीं करेगा। समय बीतने के साथ लोगों ने अपनी सामान्य जिंदगी दोबारा शुरू कर दी। चूंकि इन गोलों ने लंबे समय तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए लोगों ने उनके साथ जीना सीख लिया। वे आसमान में चुपचाप तैरते रहते और नीचे लोग ऐसा दिखाते जैसे कुछ बदला ही नहीं है। वर्तमान में लौटने पर पता चलता है कि चुल उन गोलों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगा है। वह उनसे जुड़ी हर न्यूज और हर नई थ्योरी पढ़ता रहता है। किम उसे समझाता है कि वह इन चीजों के पीछे अपना दिमाग खराब न करे और फाइनल एग्जाम पर ध्यान दे। स्कूल से घर जाते समय दोनों की नजर अपने क्लासमेट हान पर पड़ती है। हान स्कूल के सबसे होशियार और बेहतरीन छात्रों में से एक था, लेकिन वह हमेशा अकेला रहता था और उसका कोई दोस्त नहीं था। चुल उसके पास जाकर पूछता है कि उसका एग्जाम कैसा हुआ, मगर हान बिना कोई जवाब दिए बस में बैठकर चला जाता है। उसकी बेरुखी से चुल को बुरा लगता है, लेकिन वह किम के साथ घर की तरफ बढ़ जाता है। अगले दिन कोरियन मिलिट्री को खबर मिलती है कि आसमान में तैरने वाले गोलों में से एक किसी सुनसान इलाके में गिर गया है। तुरंत सैनिकों की एक बटालियन को उस जगह भेजा जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह चीज खतरनाक है या नहीं। वहां पहुंचने पर सैनिक देखते हैं कि यह गोला आसमान में मौजूद बाकी गोलों जैसा शांत नहीं है। उसमें से अजीब रोशनी निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ हिल रहा हो। सैनिक डर जाते हैं और विशेषज्ञों के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उस बटालियन का कमांडर खतरे को गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि यह केवल एक बेकार धातु की गेंद है। वह अपनी बंदूक निकालकर उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। गुस्से में वह रॉकेट लॉन्चर मंगवाता है और खुद उस गोले पर मिसाइल दाग देता है। धमाके के बाद पूरे इलाके में धुआं भर जाता है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वह गोला अपना रूप बदलने लगता है और पहली बार उसके अंदर छिपी असली चीज सामने आती है। उसी पल से पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। 4 हफ्ते बाद हम दोबारा सुनजिन हाई स्कूल पहुंचते हैं। चुल, किम और बाकी छात्र क्लास में हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी टीचर मिस पार्क अंदर आती है। मिस पार्क सभी छात्रों की पसंदीदा टीचर थी। वह बहुत दयालु, समझदार और मदद करने वाली महिला थी, जो अपने छात्रों को छोटे भाई बहनों की तरह मानती थी। वह केवल उनकी पढ़ाई में मदद नहीं करती थी, बल्कि उनकी निजी परेशानियों को भी समझती थी। मिस पार्क मॉक एग्जाम के रिजल्ट बांटना शुरू करती हैं और बताती हैं कि हान ने हर विषय में सबसे ज्यादा नंबर लेकर पूरी क्लास में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद वह बाकी छात्रों के पेपर देती हैं और आखिर में क्लास के 2 सबसे कम नंबर लाने वाले लड़कों गाल और रैक तक पहुंचती हैं। गाल पूरी क्लास का सबसे बड़ा बुली था और हर कोई उससे डरता था। अपना पेपर लेकर वापस जाते समय गाल जानबूझकर हान का बैग लात मारकर दूर फेंक देता है। पता चलता है कि गाल लंबे समय से बिना किसी वजह के हान को परेशान करता आया था। हान हमेशा चुप रहता था और कभी पलटकर जवाब नहीं देता था, इसलिए गाल उसकी खामोशी का फायदा उठाता रहता था। लेकिन इस बार मिस पार्क सब देख लेती हैं। वह गाल को डांटती हैं और फैसला करती हैं कि इस बार उसे सजा जरूर मिलेगी, ताकि वह दोबारा ऐसा न करे। इससे पहले कि मिस पार्क कोई कदम उठाती, प्रिंसिपल उन्हें और बाकी सभी टीचर्स को एक जरूरी मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। मिस पार्क परेशान होकर मीटिंग रूम में जाती हैं। कुछ देर बाद जब वह वापस क्लास में आती हैं, तो उनका चेहरा पीला और डरा हुआ दिखाई देता है। वह छात्रों को शांत रहने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि उन्हें एक बहुत जरूरी घोषणा करनी है। मिस पार्क कहती हैं कि तीसरे साल के छात्रों के फाइनल एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। ये सुनते ही पूरी क्लास सन्न रह जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि अगर फाइनल एग्जाम नहीं होंगे तो वे यूनिवर्सिटी में कैसे जाएंगे। छात्र घबराकर सवाल करने लगते हैं और क्लास में हंगामा मच जाता है। उनके सवालों का जवाब देने के लिए मिस पार्क रक्षा मंत्री का लाइव ब्रॉडकास्ट चलाती हैं। रक्षा
मंत्री पूरे देश के सामने घोषणा करते हैं कि आज से सभी सीनियर हाई स्कूल छात्रों को मिलिट्री के रिजर्व सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाएगा। स्कूल बंद नहीं होंगे और पढ़ाई भी जारी रहेगी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलिट्री ट्रेनिंग के आधार पर होगा। छात्रों को उनके मिलिट्री प्रदर्शन के हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। जो छात्र ट्रेनिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जगह मिलेगी। आसान शब्दों में अब पढ़ाई से ज्यादा उनकी सैनिक ट्रेनिंग का रिजल्ट तय करेगा कि उनका भविष्य क्या होगा। पूरी क्लास अविश्वास में बैठी रहती है। कुछ छात्र सैनिक बनने की बात सुनकर खुश होते हैं, जबकि कुछ बुरी तरह डर जाते हैं। जाने से पहले मिस पार्क सभी को मिलिट्री कंसेंट फॉर्म देती हैं और कहती हैं कि घर जाकर अपने माता पिता से उस पर साइन करवाएं। इसके बाद वह क्लास से बाहर चली जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि वह अपने छात्रों के आने वाले भविष्य को लेकर बहुत परेशान हैं। मिस पार्क के जाने के बाद छात्र उसी बात पर चर्चा करते रहते हैं। इसी दौरान गाल फिर हान के पास जाकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। इस बार वह हद पार करते हुए हान को मार देता है। हान का सब्र टूट जाता है और वह गाल को जोरदार मुक्का मारकर उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और बाकी छात्र किसी तरह उन्हें अलग करते हैं। तभी स्कूल के मैदान से तेज आवाजें आने लगती हैं। सभी छात्र खिड़की की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि सैनिकों से भरे मिलिट्री ट्रक स्कूल के अंदर आ रहे हैं। सैनिक पूरे मैदान में हथियार और ट्रेनिंग का सामान लगाने लगते हैं। ये सब देखकर छात्रों के अंदर डर और बेचैनी फैल जाती है। उस दिन बाद में चुल हान से मिलने जाता है और लड़ाई के बाद उसका हाल पूछता है। वह प्यार से समझाता है कि उसे हर समय अकेला नहीं रहना चाहिए और बाकी छात्रों से दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। हान ठंडे स्वर में कहता है कि उनकी क्लास में सभी लोग बेवकूफ हैं और उसे किसी से दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चुल समझ जाता है कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं और उसे अकेला छोड़ देता है। उस रात सभी छात्र घर जाकर अपने माता पिता को स्कूल की पूरी बात बताते हैं। उनके माता पिता कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देते हैं और उसी पल से तीसरे साल के सभी छात्र आधिकारिक रूप से सेना के रिजर्व सैनिक बन जाते हैं। अगले दिन जब छात्र स्कूल पहुंचते हैं तो पूरी जगह एक मिलिट्री बेस में बदल चुकी होती है। हर तरफ सैनिक, बंदूकें, ट्रक और ट्रेनिंग का सामान दिखाई देता है। डर के बावजूद कई छात्र इस नए माहौल को देखकर उत्साहित भी हो जाते हैं। कुछ देर बाद मिस पार्क एक मिलिट्री अधिकारी के साथ क्लास में आती है। वह अधिकारी अपना परिचय लेफ्टिनेंट ली के रूप में देता है और बताता है कि वह उनकी ट्रेनिंग का कमांडर होगा। अब हर दिन होने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उसी की होगी। स्कूल के बाद ली कुछ छात्रों को खास जिम्मेदारियां देता है। वह क्लास प्रेसिडेंट यू को अपना सहायक और छात्रों के बीच संपर्क रखने वाला प्रतिनिधि बनाता है। यू बाकी छात्रों को संभालेगी और जरूरी बातों की जानकारी ली तक पहुंचाएगी। चुल को रिकॉर्ड रखने का काम दिया जाता है, जिसमें कागजात और हाजिरी शामिल थी। इसके बाद ली अपने दूसरे अधिकारी लेफ्टिनेंट बेन का परिचय करवाता है। वह साफ कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में बेन जो भी आदेश देगा सभी को उसे उसी तरह मानना होगा जैसे वह ली का अपना आदेश हो। इसके बाद छात्रों को तैयारी के लिए 30 मिनट दिए जाते हैं। कुछ देर बाद सभी छात्र स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी पहली मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू होती है। पहले दिन से ही ली उनके साथ बहुत सख्ती करता है। वह उन्हें दौड़ाता है, कठिन कसरत करवाता है और लगातार थका देने वाली ट्रेनिंग देता है। किसी को इतनी मेहनत की आदत नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर में ही सभी का शरीर जवाब देने लगता है। ट्रेनिंग खत्म होने तक छात्र मुश्किल से अपने कमरों तक पहुंच पाते हैं। खासकर लड़कियों के लिए यह शारीरिक मेहनत सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। रात को कुछ लड़के जागकर बातें करते रहते हैं। गाल अपने फोन पर एक वीडियो चलाता है और बाकी लड़के उसके पास बैठकर हंसने लगते हैं। केवल हान उनसे दूर बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शोर की वजह से उसका ध्यान नहीं लग पाता। हान पढ़ने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन लेफ्टिनेंट ली उसे रात में बाहर निकलते हुए पकड़ लेता है। हान शिकायत करता है कि गाल तेज आवाज में वीडियो चला रहा है और उसे पढ़ने नहीं दे रहा। ली गाल के पास जाकर उसका फोन छीन लेता है और उसके रिकॉर्ड से 3 पॉइंट काट देता है। ली के जाते ही गाल गुस्से में हान को मारने के लिए उठता है, लेकिन ली अचानक वापस आ जाता है। वह दोनों को रोक कर कहता है कि उसके बेस में ऐसी हरकतें सहन नहीं की जाएंगी। सजा के रूप में वह दोनों को पूरी रात खाना और मिलिट्री का सामान उठाने का आदेश देता है। हान और गाल मजबूरी में पूरी रात सामान ढोते हैं। काम करते समय दोनों के बीच फिर बहस शुरू हो जाती है और थोड़ी देर में वे दोबारा लड़ने लगते हैं। संयोग से चुल पास ही होता है और दोनों को अलग करने के लिए दौड़ता है। उसी पल आसमान से चमकता हुआ एक गोलाकार गोला उनके बिल्कुल पास आकर गिरता है। किसी के कुछ समझने से पहले वह गोला एक बैंगनी रोशनी वाले डरावने जीव में बदल जाता है। वह जीव अचानक हान पर हमला करके उसे पूरा निगल जाता है। चुल और गाल डर के मारे अपनी जगह पर जम जाते हैं। उनकी आंखों के सामने उनका क्लासमेट मर चुका था। इसके बाद वह जीव चुल की तरफ बढ़ता है और उसे भी खाने वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में लेफ्टिनेंट ली वहां पहुंचकर चुल को बचा लेता है। कुछ देर बाद वह जीव फिर से गोलाकार रूप में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। चुल और गाल किसी चमत्कार से बच जाते हैं, लेकिन हान की मौत अपनी आंखों से देखने के बाद दोनों बुरी तरह टूट चुके होते हैं। बाद में लेफ्टिनेंट ली मिस पार्क को पूरी घटना बताता है। हान की मौत की खबर सुनते ही मिस पार्क फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वह उसे छोटे भाई की तरह मानती थी। ली उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि बाकी छात्रों को हान की मौत के बारे में कुछ पता न चले। अगर उन्हें एलियन जीवों की सच्चाई पता चल गई तो पूरी क्लास में डर फैल जाएगा। भारी दिल से मिस पार्क उसकी बात मान लेती है। वह चुल और गाल के पास जाती हैं, जो अब भी कांप रहे होते हैं और उनके चेहरे पर गहरा सदमा दिखाई देता है। मिस पार्क उन्हें दिलासा देती हैं और कहती हैं कि वे हान की मौत तथा उस एलियन जीव के बारे में किसी को कुछ न बताएं। अगर कोई हान के बारे में पूछे तो बस इतना कहना है कि वह अचानक बीमार हो गया था और अपने घर चला गया है, इसलिए अब ट्रेनिंग में वापस नहीं आएगा। चुल और गाल क्लास में लौटकर सामान्य बनने की कोशिश
कोशिश करते हैं। जब बाकी छात्र हान के बारे में पूछते हैं तो दोनों वही झूठ बोलते हैं कि उसकी तबीयत खराब थी और वह घर चला गया है। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि आसमान में तैरते हुए गोले केवल रहस्य हैं, तो अब असली खतरा सामने आ चुका है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और एलेक्स एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन छात्रों की जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। उधर लेफ्टिनेंट ली अपने ऑफिस में अकेला बैठकर 1 महीने पुरानी घटना याद करने लगता है। पता चलता है कि वह उसी बटालियन का हिस्सा था जिसने पहली बार जमीन पर गिरे गोले का सामना किया था। उसी घटना में लापरवाह कमांडर ने उस गोले पर मिसाइल चलवाई थी। मिसाइल लगने के बाद गोला खुला और उसके अंदर से एलियन जीवों का बहुत बड़ा झुंड बाहर निकला। उन जीवों ने पूरी बटालियन पर हमला कर दिया और एक एक करके सभी सैनिकों को मार डाला। ली अपनी आंखों के सामने अपने सभी साथियों को मरते देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। आखिर में केवल वही जिंदा बचा था। उसी दिन उसने फैसला किया था कि वह इन छात्रों को हर हाल में इतना मजबूत बनाएगा कि उसके पुराने साथियों जैसा अंजाम उनका न हो। यही वजह थी कि वह ट्रेनिंग में किसी के साथ नरमी नहीं करता था। अगले दिन ली छात्रों को हथियार चलाने और गोलीबारी की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। हर दिन वह उनसे पहले से ज्यादा मेहनत करवाता है, क्योंकि वह उन्हें जल्दी तैयार करना चाहता था। छात्रों को बाहर मौजूद असली खतरे का कुछ पता नहीं था। उनकी नजरों में ली बस एक ठंडे दिल वाला अधिकारी था जो उनकी परेशानी समझना नहीं चाहता था। एक दिन ली सभी छात्रों को क्लास में इकट्ठा करके राइफल खोलने और दोबारा जोड़ने का टेस्ट लेता है। वह अपनी घड़ी में टाइमर लगाकर कहता है कि हर छात्र के पास अपनी राइफल खोलकर वापस जोड़ने के लिए केवल 1 मिनट होगा। टेस्ट शुरू होता है और लगभग सभी छात्र समय पर काम पूरा कर लेते हैं। केवल एक लड़की बाकी लोगों से बहुत ज्यादा समय लेती है। 1 मिनट खत्म होने पर ली उसे दोबारा कोशिश करने के लिए कहता है। वह कई बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम रहती है। ली साफ कहता है कि जब तक वह तय समय में काम पूरा नहीं करेगी तब तक पूरी क्लास बाहर नहीं जाएगी, चाहे इसमें पूरा दिन ही क्यों न लग जाए। वह लड़की लगातार कोशिश करती है और बाकी छात्र उसके कारण बैठे बैठे परेशान होने लगते हैं। ली इस मौके पर उन्हें एक जरूरी बात समझाता है। वह कहता है कि मैदान में कोई अकेला नहीं लड़ता, वे सभी एक टीम है और अगर एक व्यक्ति गलती करेगा तो उसका नुकसान पूरी टीम को उठाना पड़ेगा। अगले दिन ली छात्रों को असली गोलीबारी की ट्रेनिंग के लिए शूटिंग रेंज पर ले जाता है। मिस पार्क भी उनके साथ जाती है। रास्ते में छात्र देखते हैं कि सड़कें बिल्कुल खाली हैं, न कोई इंसान दिखाई देता है और न कोई गाड़ी। वे लंबे समय से स्कूल के अंदर थे, इसलिए उन्हें बाहर की दुनिया की हालत का अंदाजा नहीं था। फिर भी वे ज्यादा ध्यान नहीं देते। शूटिंग रेंज पर सभी को असली गोलियां दी जाती हैं और अभ्यास शुरू होता है। तभी पता चलता है कि नारा नाम की एक लड़की पूरी क्लास की सबसे बेहतरीन निशानेबाज है। वह चुल की करीबी दोस्त भी थी और चुल उसे मन ही मन पसंद करता था, लेकिन अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ली सभी को स्कूल वापस ले जा रहा होता है। तभी उसे सड़क पर गोलियों के निशान और खून दिखाई देता है। उसका अनुभव उसे चेतावनी देता है कि आसपास कुछ गलत हुआ है, मगर वह छात्रों को डराना नहीं चाहता, इसलिए उन्हें आराम करने के लिए कहता है और बेन के साथ आसपास की जांच करने निकल जाता है। मिस पार्क छात्रों के साथ रुकती हैं। इंतजार करते समय रैक और उसका एक दोस्त चुपचाप पास के सुपरमार्केट में खाने का सामान लेने चले जाते हैं। अंदर पहुंचने पर उन्हें पूरा सुपरमार्केट खाली मिलता है। वहां न कोई कर्मचारी था और न कोई ग्राहक। दोनों खुश होकर बिना पैसे दिए जो चाहे खाने पीने लगते हैं। कुछ समय बाद मिस पार्क को पता चलता है कि रैक और उसका दोस्त गायब है। वह क्लास प्रेसिडेंट यू को साथ लेकर उन्हें ढूंढने निकलती है। रास्ते में यू को जमीन पर एक बंदूक दिखाई देती है, जिसे वह अपने एक साथी की बंदूक के रूप में पहचानती है। यू उसे उठाने के लिए झुकती है, लेकिन डर के मारे चीख उठती है, क्योंकि बंदूक पकड़ने वाला कटा हुआ हाथ अभी भी उससे जुड़ा होता है। उसकी चीख सुनकर बाकी छात्र दौड़कर वहां आते हैं। खून और कटा हुआ हाथ देखकर सभी घबरा जाते हैं। मिस पार्क उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चुल आगे आकर चिल्लाता है कि वे सभी खतरे में हैं। वह हान की मौत और एलियन जीवों की पूरी सच्चाई सबके सामने बता देता है। शुरुआत में कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन चुल गाल की तरफ इशारा करता है, क्योंकि वह भी उस रात वहां मौजूद था। गाल मजबूरी में चुल की बात की पुष्टि कर देता है। ये सुनते ही क्लास में हंगामा मच जाता है। छात्र चुल और गाल पर चिल्लाने लगते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी सच्चाई उनसे क्यों छिपाई। तभी मिस पार्क जमीन पर खून की एक लकीर देखती है और उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद वह छात्रों के साथ एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां सैनिकों और लोगों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। उस भयानक नजारे को देखते ही मिस पार्क पूरी तरह टूट जाती है और छात्रों को भागने के लिए चिल्लाती है। अचानक एलियन जीवों का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। मिस पार्क एक राइफल उठाकर उन पर गोलियां चलाती हैं और कई जीवों को मार गिराती हैं, लेकिन एक जीव पीछे से उन पर झपटता है और उन्हें वहीं मार देता है। अपनी प्यारी टीचर को मरते देखकर छात्र डर के मारे चीख उठते हैं। पास मौजूद एक सैनिक उनकी आवाज सुनकर मदद के लिए आता है, लेकिन एलियन उसे भी मार देता है। छात्र अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं और जीव उनका पीछा करते हैं। ठीक समय पर लेफ्टिनेंट ली और बेन वहां पहुंचते हैं। दोनों लगातार गोलियां चलाकर जीवों को पीछे हटाते हैं और जितने छात्रों को बचा सकते हैं उन्हें बचाते हैं। उधर रैक और उसका दोस्त अब भी सुपरमार्केट के अंदर खाना खा रहे होते हैं और बाहर हो रही तबाही से पूरी तरह अनजान होते हैं। अचानक उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है और दोनों समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वे अपने साथियों के पास लौटने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर ही एक एलियन जीव से उनका सामना हो जाता है। शुरुआत में वह जीव छोटा और थोड़ा प्यारा दिखाई देता है। दोनों उत्सुक होकर उसके पास जाते हैं, लेकिन अचानक वह उन पर हमला कर देता है। रैक और उसका दोस्त डर के मारे भागते हैं और लंबी दौड़ के बाद किसी तरह उसे एक बड़े फ्रीजर के अंदर बंद कर देते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि ठंड के संपर्क में आते ही वह एलियन तुरंत मर जाता है। तभी दोनों को इन जीवों की कमजोरी समझ आती है। बहुत कम तापमान और ठंड उन्हें मार सकती थी,
इसी समय ली और बेन सभी बचे हुए छात्रों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ली गंभीर स्वर में उन्हें बताता है कि ये जीव आसमान में तैरते गोलों के अंदर से निकलने वाले एलियन हैं। वे इंसानों को खाते हैं और अब पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो चुके हैं। वह बताता है कि मिलिट्री काफी समय से इनका सामना कर रही है, लेकिन एलियन संख्या में बहुत ज्यादा हैं और बेहद समझदार भी हैं। सेना उन्हें आसानी से रोक नहीं पा रही। इसी वजह से रक्षा मंत्री ने हाई स्कूल के तीसरे साल के छात्रों को सेना में भर्ती करने का फैसला किया था। छात्र डर से कांपते हुए उसकी बात सुनते हैं। तभी पास से अजीब आवाज आती है। ली सभी को तुरंत हथियार तैयार करने के लिए कहता है। वह एक हेलमेट जमीन पर फेंककर तेज धातु की आवाज पैदा करता है और बताता है कि ये जीव आवाज की तरफ खींचे चले आते हैं। सभी एलियन के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन आवाज की दिशा से रैक और उसका दोस्त निकलते हैं। उन्हें जिंदा देखकर सभी राहत महसूस करते हैं। हालांकि ली उनकी बेवकूफी पर बहुत गुस्सा होता है। ली सभी बचे हुए छात्रों को लेकर स्कूल लौटने लगता है। रास्ते में वह उनके डरे हुए चेहरों और खाली आंखों को देखकर दुखी होता है। उसे वह दिन याद आता है जब उसके सीनियर अधिकारी ने उसे इन छात्रों को ट्रेनिंग देने का आदेश दिया था। उस समय ली ने इस काम से मना करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसकी नजर में ये छात्र बहुत छोटे और मासूम थे, लेकिन वह सेना का सीधा आदेश नहीं टाल सकता था। स्कूल लौटने के बाद छात्र अपनी क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं। सभी उस दिन की घटनाओं से बुरी तरह टूट चुके थे। कुछ देर बाद एक लड़की खड़ी होकर कहती है कि अगर यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपनी जान खतरे में डालनी पड़े तो उसे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए। वह मिलिट्री ट्रेनिंग छोड़कर स्कूल से जाने का फैसला करती है। धीरे धीरे बाकी छात्र भी उसकी बात मान लेते हैं। वे जानते थे कि ट्रेनिंग छोड़ने पर शायद उन्हें आगे पढ़ने का मौका कभी न मिले, लेकिन जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था। समस्या यह थी कि नियम के अनुसार अगर एक भी छात्र जाने के फैसले से सहमत नहीं होता तो किसी को जाने की इजाजत नहीं मिल सकती थी। दुर्भाग्य से एक लड़का उनका साथ देने से मना कर देता है। गाल गुस्से में उस पर हमला करके उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर करता है। बाकी छात्र बीच में आकर गाल को रोकते हैं और कुछ ही पलों में पूरी क्लास में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। आखिरकार क्लास प्रेसिडेंट यू एक उपाय सोचती है। वह लेफ्टिनेंट ली के नाम एक चिट्ठी लिखने का फैसला करती है, जिसमें बताया जाएगा कि केवल एक छात्र को छोड़कर बाकी सभी ट्रेनिंग छोड़ना चाहते हैं। यू सभी के साइन लेती है और चिट्ठी लेकर ली के ऑफिस पहुंचती है। वह ली से विनती करती है कि उन्हें घर जाने दिया जाए, लेकिन ली एक ऐसी बात बताता है जो उसे अंदर तक तोड़ देती है। वह कहता है कि अगर वे घर लौट भी गए तो वहां अपने परिवारों को नहीं पाएंगे। सरकार पूरे देश के लोगों को सुरक्षित शरणार्थी इलाकों में पहुंचा चुकी है। ली आगे कहता है कि अब तक उन्होंने जितने एलियन देखे हैं वे केवल एक गोले से निकले थे। अगर आसमान में मौजूद बाकी सभी गोले नीचे गिर गए तो क्या होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। देर सवेर छात्रों को उन जीवों का सामना करना ही पड़ेगा, इसलिए बिना तैयारी के कमजोर रहने से बेहतर है कि वे हथियार चलाना और जिंदा रहना सीखें। ली कहता है कि उनकी सुरक्षा के लिए वह उन्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। यू टूटी हुई हालत में वापस क्लास में जाती है और सबको पूरी बात बताती है। छात्र दुखी और गुस्से में होते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। उस रात फिर मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू होती है। ली पहले से ज्यादा सख्ती करता है और हर काम पूरी तरह सही करने का आदेश देता है। कुछ लड़कियां थककर जमीन पर गिर जाती हैं, लेकिन ली ट्रेनिंग नहीं रोकता। उसका मानना था कि यही मेहनत उन्हें जिंदा रखने वाली है। छात्र उसकी असली सोच नहीं समझते और उसे बेरहम आदमी मानने लगते हैं। कठिन ट्रेनिंग के बाद सभी एक जगह बैठते हैं। वे थक चुके थे और किसी में अब और सहने की ताकत नहीं थी। लंबी चर्चा के बाद वे भागने का एक प्लान बनाते हैं। वे स्कूल के बाकी छात्रों को एलियन की सच्चाई बताएंगे और मिस पार्क तथा दूसरे लोगों की मौत की खबर फैला देंगे। स्कूल में हंगामा होने पर सैनिकों का ध्यान बढ़ जाएगा और उसी मौके पर वे भाग जाएंगे। अगले दिन वे अपना प्लान शुरू करते हैं। एलियन जीवों की खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। घबराए हुए छात्र मैदान में जमा होकर सैनिकों से गेट खोलने की मांग करते हैं। लेफ्टिनेंट ली बाहर आकर सभी को क्लास में वापस जाने और आदेश मानने के लिए चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी बात सुनता, आसमान से एक बहुत बड़ा गोला स्कूल के बिल्कुल पास गिरता है। कुछ ही पलों में उसके अंदर से सैकड़ों एलियन जीव निकलकर सामने दिखाई देने वाले हर इंसान पर हमला शुरू कर देते हैं। चारों तरफ चीखें सुनाई देती हैं। छात्र अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और सैनिक लगातार गोलियां चलाकर जीवों को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी दूसरा गोला भी नीचे गिर जाता है और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका एलियनों से भर जाता है। सैनिक एक एक करके मारे जाने लगते हैं। छात्र स्कूल के अंदर भागकर दरवाजे बंद कर लेते हैं और क्लासरूम में छिपकर कांपने लगते हैं। बाहर से लगातार धमाके और लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट ली और बेन स्कूल के अंदर पहुंचते हैं। दोनों अभी जिंदा थे। ली सभी को तुरंत हथियार और जरूरी सामान उठाने के लिए कहता है। वह चेतावनी देता है कि अगर वे अब भी नहीं निकले तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। छात्र जल्दी से अपना सामान उठाते हैं और ली तथा बेन के साथ स्कूल के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलते हैं। वे मिलिट्री गाड़ियों तक पहुंचकर उनमें बैठने लगते हैं, लेकिन तभी एलियनों का एक झुंड हमला कर देता है। उनकी आंखों के सामने एक लड़की मारी जाती है। डरे हुए छात्रों के पास रुकने का समय नहीं होता। वे गाड़ियों में बैठकर वहां से भागते हैं, लेकिन हर गाड़ी अलग दिशा में चली जाती है और पूरी क्लास दो हिस्सों में बंट जाती है। एक गाड़ी में चुल, रैक और कई दूसरे छात्र होते हैं। दुर्भाग्य से उनके साथ केवल गाड़ी चलाने वाला एक सैनिक था। दूसरी गाड़ी में लेफ्टिनेंट ली, बेन और बाकी छात्र होते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद चुल वाली गाड़ी अचानक पलट जाती है। पता चलता है कि एक एलियन किसी तरह उनके साथ गाड़ी के अंदर आ गया था। वह ड्राइवर पर हमला करके उसे तुरंत मार देता है। डरे हुए छात्र अपनी बंदूकें निकालकर उस जीव पर लगातार गोलियां चलाते हैं और आखिरकार उसे मार देते हैं। मगर इस लड़ाई में उनका एकमात्र सैनिक मर चुका
था और एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी। छात्रों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें और कहां जाएं। चुल हिम्मत दिखाकर कहता है कि वह आसपास कोई सुरक्षित जगह ढूंढेगा। वह कुछ लड़कों को साथ लेकर निकलता है और रैक को घायल लड़की तथा बाकी छात्रों के पास छोड़ जाता है। कुछ समय बाद चुल वापस आकर बताता है कि पास में एक घर है। रैक वहीं सड़क पर मदद का इंतजार करने की जिद करता है, लेकिन बाकी छात्र समझाते हैं कि खुले में रहने पर एलियन उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। अकेला छूटने के डर से रैक भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। जाने से पहले एक लड़का पलटी हुई गाड़ी पर तीर का निशान बनाता है ताकि अगर कोई उन्हें खोजने आए तो उस निशान से उनकी दिशा समझ सके। उसी समय लेफ्टिनेंट ली और बेन अपनी गाड़ी वाले छात्रों के साथ एक मिलिट्री शेल्टर पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि दूसरी गाड़ी पहले ही वहां पहुंच चुकी होगी क्योंकि वह उनसे पहले निकली थी, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि दूसरी गाड़ी का कोई निशान नहीं है। छात्र अपने गायब दोस्तों को लेकर डर जाते हैं। क्लास प्रेसिडेंट यू ली से विनती करती है कि वह उन्हें ढूंढने जाए। ली खुद भी बहुत परेशान था, लेकिन यह फैसला उसके हाथ में नहीं था। वह शेल्टर के सीनियर कमांडर के पास जाकर गायब छात्रों को खोजने की इजाजत मांगता है। कमांडर साफ मना कर देता है। वह कहता है कि युद्ध के बीच कुछ छात्रों को खोजने के लिए सैनिकों, हथियारों और गोलियों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। इस समय एक एक गोली की कीमत है। कमांडर बेरहमी से कहता है कि वे छात्र शायद पहले ही मर चुके हैं और ली को यह बात भूल जानी चाहिए। दुखी और गुस्से में ली वहां से निकलकर बेन के पास जाता है। वह बेन को बताता है कि वह आदेश तोड़कर अकेले छात्रों को ढूंढने जाएगा। वह जानता था कि सीधे आदेश की अवहेलना करना मिलिट्री अपराध है और इसकी सजा मौत हो सकती है। फिर भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। बेन बिना सोचे उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। ली उससे किसी मिलिट्री ट्रक की चाबी लाने के लिए कहता है। बेन एक ड्राइवर से बातचीत करके उसका ध्यान हटाता है और चुपचाप चाबी चुरा लेता है। चाबी देने के बाद बेन साथ चलने की जिद करता है, लेकिन ली मना कर देता है। वह कहता है कि पूरे शेल्टर में उसे केवल बेन पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे वहीं रहकर छात्रों की रक्षा करनी होगी। दोनों बिना ज्यादा शब्दों के एक दूसरे को देखते हैं और ली गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसी समय किम सामने आ जाता है। उसने छिपकर उनकी पूरी बात सुन ली थी। किम वापस बाकी छात्रों के पास जाकर बताता है कि ली उनके गायब दोस्तों को बचाने के लिए चुपचाप जा रहा है। सभी छात्र तुरंत उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। वे अपने हथियार उठाकर गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। ली को कुछ पता नहीं चलता और वह गाड़ी लेकर निकल जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद ली को पीछे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह गाड़ी रोककर जांच करता है और यू किम तथा बाकी छात्रों को अंदर छिपा पाता है। वह गुस्से में उन्हें शेल्टर लौटने का आदेश देता है, लेकिन वे साफ मना कर देते हैं। छात्र कहते हैं कि वे अपने दोस्तों के बिना वापस नहीं जाएंगे। वे ली को यह धमकी भी देते हैं कि अगर उसने उन्हें जबरदस्ती लौटाया तो वे कमांडर को बता देंगे कि ली ने आदेश तोड़ा है। मजबूरी में ली उन्हें अपने साथ रख लेता है। उधर चुल का समूह उस घर में पहुंचता है और बहुत सावधानी से अंदर की तलाशी लेता है। उन्हें मेडिकल सामान का एक डिब्बा मिलता है। वे घायल लड़की के जख्म को साफ करके पट्टी बांधते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह ठीक हो जाएगी। घर की तलाशी लेते समय एक लड़की को किचन में खाने का छोटा सा बैग मिलता है। वह उसे बाकी लोगों से छिपा लेती है और अकेले खाने के लिए घर के पीछे चली जाती है। वह लालच में जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है। तभी अंधेरे से एक एलियन निकलकर उस पर हमला कर देता है। वह चीखती हुई घर की तरफ भागती है। बाकी छात्र उसे अंदर खींचकर दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन जीव को उनकी जगह का पता चल चुका था। वह दीवारों और हवा आने वाले रास्तों को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। आखिरकार वह एक वेंट के रास्ते घर में आ जाता है। छात्र अलग अलग कमरों में भागकर दरवाजे बंद कर लेते हैं और सांस रोके बैठे रहते हैं। सभी अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे और किसी में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। रात बढ़ने के साथ घायल लड़की की हालत और खराब होने लगती है। चुल समझ जाता है कि जल्दी मेडिकल मदद नहीं मिली तो वह मर जाएगी। वह चुपचाप बाहर निकलकर भागने का रास्ता ढूंढने का फैसला करता है। अंधेरे में धीरे धीरे चलते हुए वह घर के पास बने एक स्टोरेज शेड तक पहुंचता है। अंदर उसे एक ट्रक दिखाई देता है जिसकी मदद से सभी भाग सकते थे, लेकिन जैसे ही वह ट्रक की जांच करने वाला होता है एक एलियन उस पर हमला कर देता है। चूल किसी तरह जान बचाकर घर लौटता है और हाँफते हुए सबको ट्रक के बारे में बताता है। छात्र एक प्लान बनाते हैं। वे टीवी की आवाज पूरी तेज कर देंगे ताकि एलियन उस तरफ चला जाए। उसी दौरान सभी चुपचाप घर से निकलकर शेड तक पहुंचेंगे और ट्रक लेकर भाग जाएंगे। वे टीवी की आवाज तेज करके बाहर निकलना शुरू करते हैं, लेकिन एलियन उनकी सोच से ज्यादा समझदार निकलता है। वह आवाज के धोखे में नहीं आता और तुरंत उनका पीछा शुरू कर देता है। छात्र दौड़ते हुए शेड में पहुंचते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अंदर सभी ट्रक की चाबी ढूंढते हैं और पूरा सामान उलट पुलट करने के बाद चाबी मिल जाती है। रैक चाबी लेकर खुद गाड़ी चलाने की जिद करता है, लेकिन बाकी लोग जानते थे कि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती। एक लड़की चाबी लेने की कोशिश करती है, मगर रैक देने से मना कर देता है। दोनों के बीच खींचतान में चाबी उनके हाथ से छूटकर एक भारी मशीन के पीछे गिर जाती है। वे मशीन को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत भारी होती है। इसी बीच एलियन छत तोड़कर अंदर घुसने लगता है। एक छात्र कहता है कि अगर वह अंदर आ गया तो सभी मर जाएंगे। किसी एक को बाहर जाकर उसका ध्यान भटकाना होगा ताकि बाकी लोग चाबी निकालकर भाग सकें। कोई इस काम के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार वे पर्ची निकालकर फैसला करने का निर्णय लेते हैं। दुर्भाग्य से रैक का नाम निकलता है। वह डर के मारे जम जाता है और बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। यह देखकर उसका एक दोस्त उसकी जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह सभी को अलविदा कहता है, बाहर निकलता है और तेज आवाजें करके एलियन को अपनी तरफ बुलाता है। प्लान काम करता है और जीव उसके पीछे दौड़ते हुए शेड से दूर चला जाता है। बाकी छात्र तुरंत मशीन हटाकर चाबी निकालते हैं, ट्रक में बैठते हैं और वहां
वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें पता चलता है कि रैक ट्रक में नहीं है, उधर रैक की जगह बाहर गया। लड़का घर के पास छिपकर धीरे धीरे बच निकलने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक एलियन फिर उसके सामने आ जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी रैक हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर लेकर पहुंचता है। वह ठंडी गैस जीव पर छोड़ता है और बहुत कम तापमान के कारण एलियन वहीं जमकर मर जाता है। रैक ने आखिरी पल में अपने दोस्त की जान बचा ली थी। दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी एक और एलियन सामने आ जाता है। वह दोनों को मारने के लिए झपटता है। ठीक उसी समय लेफ्टिनेंट ली, बेन और बाकी छात्र वहां पहुंचकर उस जीव पर गोलियां चला देते हैं। पता चलता है कि ली का समूह रास्ते में दूसरे छात्रों से मिला था और पूरी घटना सुनने के बाद रैक तथा उसके दोस्त को बचाने लौट आया था। सभी छात्र एक दूसरे से मिलकर रोने लगते हैं और राहत से गले लगते हैं। अगले दिन ली सभी को मिलिट्री शेल्टर वापस ले जाता है, जहां बेन उन्हें देखकर खुशी से लगभग रो पड़ता है। सभी का जिंदा लौटना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ देर बाद कमांडर ली को आदेश तोड़ने के लिए बुलाता है। नियम के अनुसार वह उसी समय ली का कोर्ट मार्शल कर सकता था, लेकिन युद्ध के कारण ली की जरूरत बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह इस बार उसे माफ कर देता है। फिर भी कमांडर चेतावनी देता है कि अगर ली ने दोबारा आदेश तोड़ा तो उसे वहीं गोली मार दी जाएगी। बाद में छात्रों को आखिरकार आराम करने की इजाजत मिलती है। अगली सुबह सभी को आधिकारिक मिलिट्री यूनिफॉर्म दी जाती है और उनकी ट्रेनिंग फिर शुरू होती है। इस बार वे केवल छात्र नहीं बल्कि असली सैनिक थे। कमांडर सभी को इकट्ठा करके घोषणा करता है कि आज से वे उसकी बटालियन का आधिकारिक हिस्सा हैं। अगले दिन उनका पहला असली मिशन शुरू होगा और ली उन्हें पूरी जानकारी देगा। ली बताता है कि उन्हें रिहायशी इलाकों में जाकर वहां छिपे एलियन जीवों को खत्म करना होगा। ये सुनते ही छात्र सन्न रह जाते हैं। उन्हें पता था कि मिशन बहुत खतरनाक है और उनमें से कई शायद वापस न लौटें, लेकिन यह मिलिट्री आदेश था और कोई मना नहीं कर सकता था। पूरा दिन सभी डर में डूबे रहते हैं। कोई ठीक से खाना नहीं खाता और न कोई बात करता है। ली खुद भी परेशान था, लेकिन उसके पास आदेश बदलने की ताकत नहीं थी। एक और बात उसे अंदर से खा रही थी। मिलिट्री परंपरा के अनुसार युद्ध पर जाने से पहले हर सैनिक को अपनी वसीयत लिखनी होती है ताकि उसकी मौत होने पर आखिरी बात परिवार तक पहुंच सके। लेकिन ली समझ नहीं पा रहा था कि वह किशोर छात्रों के हाथ में वसीयत के कागज कैसे दे। इसी सोच में वह ऑफिस से बाहर जाता है। बाहर खड़ी यू उसे जाते देखती है और चुपचाप अंदर जाकर वसीयत के कागज उठा लेती है। यू वे कागज बाकी छात्रों को दिखाती है। सभी उन्हें देखकर जम जाते हैं। किसी में कुछ लिखने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वसीयत लिखना इस बात को मानने जैसा था कि वे अगले दिन मर सकते हैं। कुछ देर बाद ली को कागज गायब मिलते हैं और वह गुस्से में छात्रों के पास पहुंचता है। उनके डरे हुए चेहरे देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ है। उन्हें शांत करने के लिए वह सभी को किचन में चलने के लिए कहता है। वहाँ ली और बेन मिलकर पूरी क्लास के लिए बहुत सारा खाना बनाते हैं, क्योंकि किसी ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। दोनों मजाक करते हुए खाना परोसते हैं और छात्रों को हंसाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के लिए उदासी का माहौल खत्म हो जाता है। ली और बेन उन्हें सैनिकों की तरह नहीं बल्कि अपने छोटे भाई बहनों की तरह रखते हैं। सभी खुशी से खाना खाते हैं और एक रात के लिए अपना डर तथा दुख भूल जाते हैं। अगली सुबह मिशन की तैयारी शुरू होती है। ली हर छात्र को उसकी खास जिम्मेदारी समझाता है और सभी को ऐसे डिटेक्टर देता है जो एलियन पास होने पर आवाज करने लगते हैं। तैयारी पूरी होने के बाद सभी ट्रकों में बैठकर उस रिहायशी इलाके की तरफ निकलते हैं जिसे साफ करने का आदेश मिला था। खाली सड़कों से गुजरते समय उनके स्कैनर अचानक आवाज करने लगते हैं। सभी तुरंत अपनी जगह लेकर हथियार तैयार करते हैं। ली एक ऐसी मशीन चालू करता है जो बहुत तेज और तीखी आवाज पैदा करती है। उस आवाज से आसपास के सभी एलियन एक ही जगह इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे ही जीव सामने आते हैं, ली गोली चलाने का आदेश देता है। पूरी टीम एक साथ हमला करके उन्हें एक एक कर मारने लगती है। कुछ ही समय में सड़क पर मौजूद ज्यादातर एलियन खत्म हो जाते हैं। टीम घर घर जाकर अंदर छिपे बाकी जीवों को भी मारती है। शुरुआत में मिशन बहुत अच्छी तरह चल रहा होता है। तलाशी के दौरान उन्हें पिछली बटालियन के 3 जिंदा सैनिक मिलते हैं। वे तुरंत उन्हें बचाकर अपने साथ ले लेते हैं, लेकिन उन तीनों में मौजूद एक जवान लड़की का व्यवहार बहुत अजीब होता है। वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूटी हुई दिखाई देती है। इसके बावजूद ली उसे छोड़ने से मना कर देता है और तीनों को अपनी टीम में साथ रखता है। रात होने पर ली एक बड़ी इमारत में रुकने का फैसला करता है। अगले दिन उन्हें मिशन आगे बढ़ाना था, इसलिए वे पूरी इमारत की जांच करके उसे सुरक्षित बनाते हैं और आराम की तैयारी करते हैं। ली बचाए गए सैनिकों से पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ था। उनकी बात सुनकर उसे पता चलता है कि वे भी उसके छात्रों की तरह हाई स्कूल के बच्चे थे। वे बताते हैं कि उन्हें अपने कमांडर के साथ बचाव मिशन पर भेजा गया था, लेकिन एलियनों के बहुत बड़े झुंड ने उन पर हमला कर दिया। उनका कमांडर डर कर उन्हें छोड़कर अकेला भाग गया। एलियनों ने उनकी पूरी टुकड़ी को एक एक करके मार डाला। आखिर में केवल ये 3 छात्र बचे। 2 छात्र गहरे सदमे में थे, मगर किसी तरह खुद को संभाल रहे थे। तीसरी लड़की अपनी आंखों से हुई तबाही के बाद पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुकी थी। ली अपने छात्रों से कहता है कि वे इन तीनों का ध्यान रखें और उन्हें अकेला न छोड़ें। उसके अपने छात्र भी डरने लगते हैं कि कहीं उनका अंजाम भी उसी बटालियन जैसा ना हो। फिर भी वे जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं। उस रात सभी खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से टूटी लड़की कुछ नहीं खाती और अचानक कमरे से बाहर चली जाती है। यूं को चिंता होती है और वह चुपचाप उसके पीछे जाती है। यूं डर के मारे जम जाती है, क्योंकि वह लड़की बंदूक में गोली भरकर अपनी जान लेने की तैयारी कर रही होती है। यूं उसे रोकने और बंदूक नीचे रखने की विनती करती है। उसी समय ली वहां आ जाता है। वह बहुत शांत आवाज में लड़की से कहता है कि अब वह सुरक्षित है। वह उसे बचाकर सुरक्षित शेल्टर तक पहुंचाएगा
आएगा और किसी को उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। ली उससे भरोसा करके बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन लड़की पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। वह ली को अपने पुराने कमांडर के रूप में देखने लगती है जो उसकी टीम को छोड़कर भाग गया था। वह रोते हुए चिल्लाती है कि उन्होंने अपने कमांडर पर भरोसा किया था और उसकी जिम्मेदारी उन्हें बचाना था, लेकिन वह उन्हें मरने के लिए छोड़कर भाग गया। गुस्से में वह ली पर बंदूक तानकर गोली चला देती है। आखिरी पल में बेन ली के सामने आ जाता है और गोली अपने कंधे पर खा लेता है। गोली की आवाज सुनकर सभी छात्र दौड़कर वहां पहुंचते हैं और बेन को खून में लथपथ जमीन पर पड़ा देखते हैं। वह लड़की सदमे में बैठी अपने आप से बातें कर रही होती है। चुल सावधानी से उसके पास जाकर बंदूक उसके हाथ से निकाल लेता है। कोई उस पर गुस्सा भी नहीं कर पाता क्योंकि साफ था कि वह मानसिक रूप से खत्म हो चुकी थी। सभी बेन की जान बचाने में लग जाते हैं। अच्छी बात यह थी कि गोली केवल उसके कंधे पर लगी थी और इलाज के बाद उसकी जान बच जाती है। बेन को आराम करने दिया जाता है और बाकी छात्र भी थककर सो जाते हैं, लेकिन ली पूरी रात उसके पास बैठा रहता है। होश आने पर बेन कहता है कि वह ठीक है और ली को चिंता नहीं करनी चाहिए। ली मानता है कि अगर बेन को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ली को लगने लगता है कि वह अपने सैनिकों की रक्षा करने में नाकाम हो रहा है। उसे डर था कि मिशन जारी रखा तो और छात्र मर जाएंगे। अगली सुबह ली सबको इकट्ठा करके घोषणा करता है कि वे मिशन छोड़कर शेल्टर वापस लौटेंगे। वह आदेश तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा, चाहे इसके लिए उसे मौत की सजा ही क्यों न मिले। छात्र हैरान रह जाते हैं क्योंकि ली अपनी जान उनके लिए खतरे में डाल रहा था, मगर ली के लिए उनकी सुरक्षा अपने जीवन से ज्यादा जरूरी थी। उस रात किसी को नींद नहीं आती। छात्र ली को लेकर उतने ही परेशान थे जितना वह उनके लिए था। इसी समय चुल और नारा छत पर निगरानी की ड्यूटी कर रहे होते हैं। अकेले होने का फायदा उठाकर चुल अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वे किसी भी दिन मर सकते हैं और शायद यह उसका आखिरी मौका हो, लेकिन चुल कुछ कह पाता उससे पहले नारा पास में अजीब हलचल देखती है। कई एलियन एक जगह चुपचाप खड़े थे। वे हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के गोलों से किसी तरह संपर्क कर रहे हों। कुछ देर बाद जमीन पर मौजूद सभी एलियन एक ही दिशा में चलने लगते हैं। नारा तुरंत नीचे जाकर ली और बाकी लोगों को खबर देती है। नक्शा देखकर उन्हें पता चलता है कि सभी जीव एक नागरिक शेल्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ली समझ जाता है कि एलियनों ने आसमान वाले गोलों से संपर्क करके शेल्टर की जगह ढूंढ ली है और अब वहां मौजूद सभी इंसानों को मारने जा रहे हैं। कुछ छात्र घबरा जाते हैं। ली कहता है कि उन्हें अपने बेस वापस जाकर सेना को जानकारी देनी चाहिए और मदद बुलानी चाहिए, लेकिन कई छात्र मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि वे नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन लोगों में उनके अपने परिवार भी हो सकते हैं। उनकी बात से बाकी छात्र भी मान जाते हैं। सभी फैसला करते हैं कि चाहे जान चली जाए वे उस शेल्टर की रक्षा करेंगे। ली उनके लिए डरता है लेकिन उन्हें रोक नहीं पाता। वह समझता है कि इतने सारे एलियनों से सीधे लड़ना नामुमकिन है, इसलिए एक खतरनाक योजना बनाता है। वे सभी एलियनों को एक यूनिवर्सिटी की इमारत के अंदर बुलाएंगे और फिर पूरी इमारत को बम से उड़ा देंगे। अगले दिन ली छात्रों को अलग अलग टीमों में बांटता है। एक टीम इमारत के अंदर विस्फोटक लगाएगी, दूसरी टीम यूनिवर्सिटी के अलार्म को तैयार करेगी ताकि बहुत तेज आवाज से एलियनों को अंदर बुलाया जा सके, तीसरी टीम जीवों की हलचल पर नजर रखेगी। शुरुआत में सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, लेकिन निगरानी कर रहे चुल और नारा देखते हैं कि सभी एलियन इकट्ठा होकर बहुत तेजी से शेल्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। वे तुरंत ली को खबर देते हैं। ली समझ जाता है कि अगर उसी समय अलार्म नहीं चलाया गया तो एलियन शेल्टर तक पहुंच जाएंगे और पूरी योजना बेकार हो जाएगी। वह अलार्म पूरी आवाज में चलाने का आदेश देता है। बाकी छात्र घबरा जाते हैं क्योंकि बम लगाने वाली टीम के कई लोग अब भी इमारत के अंदर थे। ली बिना देर किए इमारत की तरफ दौड़ता है और सभी को तुरंत बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है। वह कहता है कि बाकी बम वह खुद लगाएगा और उनके पीछे बाहर आ जाएगा। बेन उसके साथ रुकने की जिद करता है, लेकिन ली उसे आदेश देता है कि वह छात्रों को बाहर ले जाकर सुरक्षित जगह पहुंचाए। बेन मजबूरी में बाकी छात्रों को इमारत से बाहर ले जाता है। उसी समय पूरे शहर में यूनिवर्सिटी का तेज अलार्म गूंजने लगता है और हर दिशा से एलियनों के झुंड उस तरफ दौड़ने लगते हैं। ली समय से लड़ते हुए आखिरी विस्फोटक लगाता है। काम पूरा करके वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एलियन इमारत के अंदर घुस चुके होते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ली दूसरा रास्ता खोजता है। बचने की कोशिश में वह ऊंची जगह से कूदता है और उसके पैर में गंभीर चोट लग जाती है। अब वह ठीक से दौड़ भी नहीं सकता था। वह लंगड़ाते हुए एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। खिड़की से कूदने का सोचता है, लेकिन वह इतनी ऊंचाई पर था कि नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती। कोई रास्ता न देखकर ली रेडियो पर बेन से संपर्क करता है और बम उड़ाने का आदेश देता है। बेन पूछता है कि क्या ली बाहर निकल चुका है। ली झूठ बोलता है कि वह सुरक्षित बाहर आ गया है, लेकिन बेन और छात्र चारों तरफ देखकर समझ जाते हैं कि वह वहां नहीं है। बेन उसे बचाने के लिए वापस जाने का फैसला करता है और छात्र भी साथ जाने की जिद करते हैं। ली रेडियो पर चिल्लाकर उन्हें रोकता है। वह बताता है कि वह चारों तरफ से घिर चुका है और उसके बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वे लौटे तो सभी मारे जाएंगे। ली बेन से कहता है कि अब पूरी बटालियन की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और उसे बम उड़ाने ही होंगे। छात्र रोते हुए ली से कोई दूसरा रास्ता खोजने की विनती करते हैं। ली बहुत शांत आवाज में कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वह आखिर तक उनके साथ न रह पाने के लिए माफी मांगता है और उन सभी को धन्यवाद देता है। वह कहता है कि वे उसके साथ काम करने वाले सबसे बहादुर सैनिक हैं। अपनी आखिरी बात के रूप में वह उन्हें अलविदा कहता है और बेन से उसकी अंतिम इच्छा पूरी करके बटन दबाने को कहता है। बेन दुख से टूटकर जमीन पर
बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वह बटन नहीं दबा पाता। तभी यूं रोते हुए आगे आती है और कांपते हाथों से विस्फोट का बटन दबा देती है। पूरी इमारत उनकी आंखों के सामने भयानक धमाके के साथ उड़ जाती है। आग और मलबा आसमान तक पहुंच जाता है। लेफ्टिनेंट ली अपने छात्रों को बचाते हुए एक हीरो की तरह मर जाता है। ली ने शुरुआत में इन्हें केवल कमजोर छात्र समझा था, लेकिन आखिरी समय तक यही बच्चे उसके अपने परिवार बन चुके थे। इस बलिदान के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए और एलेक्स एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक महीने बाद बचे हुए छात्र एक रिहायशी इलाके से एलियनों को साफ करते दिखाई देते हैं। अब उनकी काबिलियत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वे हिम्मत और समझदारी के साथ एक असली सैनिक टीम की तरह काम करते थे। इलाका सुरक्षित करने के बाद वे अपने छोटे शेल्टर में लौटते हैं, जिसे अब वे अपना घर मानते थे। हमें पता चलता है कि ली की मौत के बाद बेन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था और किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। ली की मौत तथा बेन के गायब होने के बाद सेना से उनका पूरा संपर्क टूट गया। छात्रों को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ी। उन्होंने एक छोटा सुरक्षित ठिकाना बनाया और आसपास के इलाकों से खाना, पानी तथा जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू किया। वे रोज एलियनों को मारकर आसपास के इलाकों को साफ करते और इस उम्मीद में जिंदा रहते कि एक दिन यह बुरा सपना खत्म होगा। यूं उनकी नेता बन गई और यांग उसका दूसरा साथी था। दोनों मिलकर बाकी छात्रों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करते थे। रात को सभी छात्र इकट्ठा होकर आगे की योजना पर चर्चा करते, लेकिन उनके विचार दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ छात्र राजधानी जाकर वहां बचे हुए मिलिट्री शेल्टर से जुड़ना चाहते थे। दूसरे छात्र राजधानी जाने से डरते थे, क्योंकि आखिरी खबरों के अनुसार पूरा शहर एलियनों के कब्जे में जा चुका था। उन छात्रों का मानना था कि अपने वर्तमान शेल्टर में रहना ज्यादा सुरक्षित है। फैसला करने के लिए यू मतदान करवाती है। नतीजों में ज्यादातर छात्र वहीं रुकने के पक्ष में दिखाई देते हैं, इसलिए यू घोषणा करती है कि वे शेल्टर नहीं छोड़ेंगे। यह पहली बार नहीं था। लगभग हर दिन इसी बात पर मतदान होता और हर बार ज्यादा वोट वहीं रुकने के पक्ष में निकलते थे। अगली सुबह यू और यांग सभी को 3 टीमों में बांटते हैं। पहली टीम आसपास के इलाकों से खाना, पानी और दवा लाएगी। दूसरी टीम पुलिस स्टेशन जाकर हथियार, गोलियां और काम करने वाला रेडियो ढूंढेगी, क्योंकि उनका पुराना रेडियो खराब हो चुका था और बाहर की दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं था। तीसरी टीम शेल्टर में रुककर उसकी रक्षा करेगी और सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। यू खुद यांग के साथ पुलिस स्टेशन जाने वाली टीम में शामिल होती है। चुल और नारा सामान ढूंढने वाली टीम के साथ जाते हैं, जबकि उनका दोस्त किम शेल्टर की रक्षा करने वाली टीम में रुकता है। कुछ समय बाद यू की टीम पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जरूरी सामान की तलाश शुरू करती है। अचानक पूरे स्टेशन में किसी चीज को पीटने की तेज आवाज गूंजती है। सभी अपने डिटेक्टर जांचते हैं, लेकिन किसी एलियन का संकेत नहीं मिलता। वे आवाज का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन के नीचे बने हिस्से में पहुंचते हैं। वहां उन्हें जेल की कई कोठरियां दिखाई देती हैं और आवाज अंदर बंद कैदी कर रहे होते। हैम छात्रों को देखते ही कैदी मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। वे कहते हैं कि कई दिनों से बिना खाने और पानी के अंदर बंद हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। छात्र बहस करने लगते हैं कि उन्हें बाहर निकाला जाए या नहीं। ज्यादातर छात्रों को उन पर दया आती है और वे दरवाजे खोलना चाहते हैं, लेकिन यू सख्ती से मना करती है। वह कहती है कि चाहे हालत कैसी भी हो, वे लोग अपराधी हैं और उन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। यू फैसला करती है कि उन्हें कोठरियों के अंदर ही खाना दिया जाएगा, ताकि मदद भी हो जाए और किसी की सुरक्षा भी खतरे में न पड़े। सभी उसकी बात मानकर लोहे की सलाखों के बीच से कैदियों को खाना देते हैं। काम खत्म होने के बाद वे पुलिस स्टेशन से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक लड़की को कैदियों को अंदर छोड़ने का पछतावा होने लगता है। वह चुपचाप अकेली वापस जाती है और एक कोठरी का ताला खोल देती है। उसे लगता है कि अंदर वाला आदमी उसकी मदद के लिए शुक्रगुजार होगा, लेकिन दरवाजा खुलते ही वह उसे पकड़कर बंधक बना लेता है और बाकी कैदियों को भी आजाद कर देता है। यूं का शक बिल्कुल सही था। वे लोग खतरनाक हत्यारे और बलात्कारी थे। सभी उस डरी हुई लड़की को घेर लेते हैं और उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। उसकी चीख सुनकर बाकी छात्र नीचे दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि सभी अपराधी बाहर आ चुके हैं। छात्र तुरंत बेसमेंट का मुख्य दरवाजा बंद करके कैदियों को अंदर फंसा देते हैं। अपराधियों को पता होता है कि एक छात्रा अब भी उनके साथ है। वे धमकी देते हैं कि अगर दरवाजा नहीं खोला गया और हथियार नहीं दिए गए तो वे लड़की को मार देंगे। छात्र पीछे जाकर सोचते हैं कि क्या किया जाए। उसी समय यांग का डिटेक्टर आवाज करने लगता है और पता चलता है कि एलियन पुलिस स्टेशन के करीब आ रहे हैं। यांग एक खतरनाक योजना बनाता है। वे बेसमेंट का रास्ता खोलकर एलियनों को अंदर जाने देंगे और अपराधियों को उनका सामना करने देंगे। बाकी लोग मजबूरी में योजना मान लेते हैं। वे नीचे जाकर अपराधियों को अपनी बंदूकें देते हैं, लेकिन पहले उनमें से सारी गोलियां निकाल लेते हैं। इसके बाद छात्र ऊपर जाकर छिप जाते हैं। कुछ ही पलों में एलियन पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। अपराधियों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और जीव उन्हें एक एक करके फाड़ डालते हैं। हंगामे के बीच बंधक लड़की वहां से निकलकर एक कोने में छिप जाती है। आवाजें बंद होने के बाद छात्र नीचे लौटते हैं। सभी अपराधी मारे जा चुके थे। छात्र अपने हथियार वापस लेते हैं और डरी हुई साथी को जिंदा देखकर राहत महसूस करते हैं। इसके बाद पूरी टीम पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। उधर चुल और नारा की टीम पास के एक अस्पताल पहुंचती है। वहां उन्हें बड़ी मात्रा में दवाइयां मिलती हैं। बाहर एक मिलिट्री ट्रक भी खड़ा था जिसमें बंदूकें और गोलियां भरी थीं। सभी अपनी सफलता से बहुत खुश होते हैं और जितना सामान उठा सकते हैं इकट्ठा करने लगते हैं। अचानक अस्पताल की ऊपरी मंजिल से कोई चीज जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरती है। छात्र दौड़कर देखते हैं और सन्न रह जाते हैं, क्योंकि जमीन पर उनका अपना एक साथी मृत पड़ा होता है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि किसी
एलियन ने उसे मारकर नीचे फेंका है, लेकिन शरीर पर कोई घाव नहीं होता। इसका मतलब था कि उसने खुद छलांग लगाई थी या किसी इंसान ने उसे धक्का दिया था। उसकी जेब की तलाशी लेने पर छात्रों को रोज होने वाले मतदान के कई कागज मिलते हैं। यह देखकर एक भयानक शक पैदा होता है, कोई लगातार वोटों में हेराफेरी कर रहा था और मरने वाला छात्र भी इसमें शामिल था। वे जांच करने का फैसला करते हैं, लेकिन पहले अपने साथी को सम्मान के साथ दफनाते हैं। इसके बाद दुखी मन से शेल्टर लौटते हैं। यू की टीम पहले ही लौट चुकी थी। अस्पताल वाली टीम को खाली हाथ और एक साथी के बिना देखकर सभी समझ जाते हैं कि कुछ बुरा हुआ है। दफनाने के बाद छात्र एक जगह इकट्ठा होते हैं। चोल, नारा और उनके साथी वोटों वाले कागज सबके सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि हर मतदान में असली वोट बदले गए थे। ज्यादातर छात्र राजधानी जाना चाहते थे, लेकिन कागजों में हमेशा शेल्टर में रुकने वाले वोट ज्यादा दिखाए जाते थे। यह सुनते ही सभी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। आरोप, बहस और चिल्लाने की आवाजों से पूरा कमरा भर जाता है। आखिरकार यूं आगे आकर सच्चाई मान लेती है। वह बताती है कि रेडियो खराब होने से पहले उसने सरकार का एक संदेश सुन लिया था। सरकार ने उन्हें पूरी तरह छोड़ दिया था। देश की पढ़ाई अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी गई थी और यूनिवर्सिटी पॉइंट्स वाला पूरा सिस्टम झूठ था। सरकार ने केवल छात्रों को सेना में शामिल करने के लिए उनसे कहा था कि मिलिट्री पॉइंट्स के बदले यूनिवर्सिटी में जगह मिलेगी। उनकी हर ट्रेनिंग, हर लड़ाई और हर बलिदान का भविष्य की पढ़ाई से कोई संबंध नहीं था। यूं को डर था कि यह सच सुनकर सभी की जीने की आखिरी उम्मीद खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने इसे छिपाने का फैसला किया। यू, यांग, गाल और अस्पताल में मरने वाले छात्र ने मिलकर रेडियो खराब किया था ताकि कोई दूसरा सरकारी संदेश न सुन सके। उन्होंने वोट भी बदल दिए क्योंकि उन्हें लगता था कि राजधानी जाकर कोई फायदा नहीं होगा। युद्ध ने यूनिवर्सिटी और पूरी पढ़ाई की व्यवस्था खत्म कर दी थी। यू, यांग और गाल रोते हुए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने केवल सबको निराशा से बचाने के लिए झूठ बोला था, लेकिन बाकी छात्रों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। पहले सरकार ने उनसे झूठ बोला और अब उनके अपने दोस्तों ने भी उन्हें धोखा दिया। उनके परिवार, भविष्य और पढ़ाई की आखिरी उम्मीद सब खत्म हो चुकी थी। अब वहां रुकने की कोई वजह नहीं बची थी। सभी अगले दिन राजधानी लौटने का फैसला करते हैं, चाहे रास्ते में मौत ही क्यों न हो। उन्हीं छात्रों में झुक नाम का एक लड़का था जो पढ़ाई को लेकर हद से ज्यादा पागल था। वह बहुत गरीब परिवार से आता था और मानता था कि पढ़ाई ही उसके परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। सेना में शामिल होना उसके लिए यूनिवर्सिटी में जाने और अपने परिवार की जिंदगी बदलने का आखिरी मौका था। जब उसे पता चलता है कि सरकार ने पूरी पढ़ाई बंद कर दी और यूनिवर्सिटी अब मौजूद ही नहीं है, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह चीखते हुए अपनी किताबें फाड़ने लगता है और रोकर कहता है कि उसने अपने परिवार को नाकाम कर दिया। जिस चीज के लिए उसने पूरी जिंदगी जी, वह अब बेकार हो चुकी थी। अगली सुबह सभी अपना थोड़ा सा सामान बांधकर राजधानी की तरफ निकलते हैं। यूं, यांग और गाल भी उनके साथ चलते हैं, लेकिन बाकी लोग उनसे बात नहीं करते। कई मील तक सभी भारी खामोशी में चलते रहते हैं। अचानक झुक फिर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा एलियन मारने चाहिए ताकि शायद सरकार खुश होकर उन्हें कॉलेज में जगह दे दे। कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। सभी के चेहरे खाली थे और उनमें अब उम्मीद करने की ताकत नहीं बची थी। बाकी छात्रों को झुक केवल पढ़ाई के पीछे पागल हो चुका मानसिक रोगी लगता था, इसलिए वे उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। रात होने पर वे एक पुराने और खाली पड़े मनोरंजन पार्क में रुकने का फैसला करते हैं। उनका प्लान था कि रात वहीं बिताकर सुबह आगे बढ़ेंगे। सभी खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन यू, यांग और गाल बाकी लोगों से दूर बैठे रहते हैं क्योंकि अब भी कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था। किम समूह में दोबारा एकता लाने के लिए आगे आता है। वह कहता है कि यू और बाकी लोगों ने सच्चाई इसलिए छिपाई क्योंकि वे सभी की उम्मीद बचाना चाहते थे। किम कहता है कि अगर कैप्टन ली जिंदा होता तो शायद वह भी यही करता। वे गद्दार नहीं थे, बल्कि ऐसे दोस्त थे जिन्होंने गलत तरीके से सही काम करने की कोशिश की। बाकी छात्र उसकी बात समझने लगते हैं। एक लड़की यू के पास जाकर उसे और बाकी दोनों को अपने साथ बैठने के लिए बुलाती है। यू राहत से भावुक हो जाती है। वह यांग और गाल के साथ वापस समूह में आ जाती है। धीरे धीरे पुराने तनाव खत्म होने लगते हैं और सभी फिर हंसने तथा बातें करने लगते हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फिर सामान्य हो गया हो और उनके साथ कभी कोई बुरी घटना हुई ही ना हो। एक लड़की मनोरंजन पार्क के बिजली वाले कमरे में जाकर किसी तरह बिजली चालू कर देती है। कुछ ही पलों में पूरा पार्क रोशनी से जगमगा उठता है। छात्र खुशी से झूलों और दूसरी राइड्स पर खेलने लगते हैं। वे पूरी रात बच्चों की तरह हंसते और चीखते हैं। केवल झुक उनके साथ नहीं आता। वह अंधेरे कोने में अकेला बैठकर अपने आप से बातें करता रहता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे अपना परिवार दिखाई देने लगता है। वह उन काल्पनिक लोगों से बात करता है, लेकिन बाकी छात्र उसकी हालत पर ध्यान नहीं देते। बाद में सभी एक साथ तस्वीर लेने के लिए जमा होते हैं। चुल कैमरा उठाकर चालू करता है और उसमें अस्पताल से गिरकर मरने वाले छात्र का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो पाता है। वीडियो में उनका दोस्त रोते हुए पूरी सच्चाई मान रहा था। वह वोट बदलने और झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है तथा सभी से उसे माफ करने के लिए कहता है, लेकिन वीडियो पूरा होने से पहले उसके पीछे एलियन दिखाई देते हैं। वह डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैर फिसलने के कारण खिड़की से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सभी छात्र वीडियो देखकर रो पड़ते हैं। फिर भी उन्हें थोड़ी शांति मिलती है क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनके किसी साथी ने उसे नहीं मारा। इसी बीच झुक अकेले पार्क में घूमते हुए एक पुराना अखबार पाता है। उसकी मुख्य खबर में लिखा होता है कि सरकार ने यूनिवर्सिटी प्रवेश एग्जाम दोबारा शुरू कर दिए हैं। झुक खुशी से पागल हो जाता है और अखबार लेकर एक लड़की के पास दौड़ता है। लड़की अखबार देखकर कड़वी हंसी हंसती है और बताती है कि वह कई साल पुराना अखबार है।
है। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। ये बात झुक के टूटे हुए दिमाग पर आखिरी चोट बनती है। वह गुस्से में लड़की का हाथ पकड़कर चिल्लाता है कि वह झूठ बोल रही है क्योंकि वह नहीं चाहती कि झुक कॉलेज जाए। डरी हुई लड़की अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। धक्का मुक्की के दौरान वह गिरकर सिर पर चोट खाती है और बेहोश हो जाती है। उसकी मदद करने के बजाय झुक पूरी तरह पागल हो जाता है। वह उसके बेहोश शरीर को देखकर उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय गाल वहां से गुजरता है और सब देख लेता है। वह झुक को मुक्का मारकर लड़की से दूर करता है और उसकी सांस जांचता है। गुस्से में झुक पीछे पड़ा एक पत्थर उठाकर गाल के सिर पर मारता है। इसके बाद वह अपनी बंदूक उठाकर गाल पर कई गोलियां चला देता है और उसे वहीं मार देता है। गोलियों की आवाज पूरे पार्क में गूंजती है। बाकी छात्र उस तरफ दौड़ने लगते हैं। झुक जल्दी से गाल की लाश घसीटकर पास बने पानी के किनारे ले जाता है और उसे पानी में फेंक देता है। जब बाकी लोग पहुंचते हैं तो वह डरने का नाटक करता है। वह झूठ बोलता है कि एक एलियन ने अचानक गाल पर हमला किया और उसकी लाश समुद्र में खींच ले गया। घबराए छात्र उसकी बात मान लेते हैं और कोई सवाल नहीं करता। वे बेहोश लड़की को उठाकर होश में लाते हैं, हथियार उठाते हैं और उस जगह से भाग जाते हैं। रास्ते में सभी गाल की मौत के कारण दुखी होते हैं। केवल झुक अंदर से राहत महसूस करता है क्योंकि उसका अपराध छिप गया था। उसकी किस्मत और अच्छी होती है क्योंकि होश में आने पर लड़की को घटना की कोई याद नहीं रहती। सिर पर लगी चोट से उसकी याददाश्त चली गई थी और अब झुक के अपराध का कोई गवाह नहीं था। कुछ समय बाद समूह एक खाली स्कूल में पहुंचता है और रात वहीं बिताने का फैसला करता है। सभी एक क्लासरूम में इकट्ठा होते हैं। लंबे और दुख भरे दिन के बाद कोई ठीक से सो नहीं पाता। झुक अकेला कोने में बैठकर खाली नजरों से सामने देखता रहता है। उसके भ्रम पहले से ज्यादा तेज और डरावने होकर लौटते हैं। उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं और भयानक चेहरे दिखाई देते हैं। आखिरकार वह अपना पूरा मानसिक संतुलन खो देता है। झुक बंदूक लेकर उस क्लासरूम में घुसता है जहां बाकी छात्र आराम कर रहे थे और बिना चेतावनी गोलियां चलानी शुरू कर देता है। गोलियां पूरे कमरे में बरसती हैं और वह एक एक करके अपने क्लासमेट्स को मारने लगता है। जो छात्र बचकर बाहर निकलते हैं झुक उनका पीछा करके उन्हें भी गोली मार देता है। आखिर में केवल एक लड़की गंभीर रूप से घायल हालत में जिंदा बचती है। वह अपनी आखिरी ताकत से जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर झुक को गोली मार देती है। झुक वहीं मर जाता है, लेकिन तब तक लगभग पूरी क्लास अपने ही पागल साथी के हाथों मारी जा चुकी थी। केवल चुल जिंदा बचता है क्योंकि गोलीबारी के दौरान किम उसके सामने आ गया था और सारी गोलियां अपने शरीर पर लेकर उसकी जान बचा ली थी। चुल अपने मरे हुए दोस्तों के बीच खड़ा कांप रहा होता है। वह सभी की लाशें देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाता। 2 साल बीत जाते हैं। आखिरकार सरकार ऐसा हथियार बना लेती है जो एलियनों को पूरी तरह खत्म कर सकता था। धीरे धीरे इंसानों ने अपनी दुनिया दोबारा बनानी शुरू कर दी। जीवन फिर सामान्य हो गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। स्कूल दोबारा खुल गए और यूनिवर्सिटी प्रवेश एग्जाम फिर शुरू हो गए। चुल एक यूनिवर्सिटी एग्जाम हॉल में बैठा सामने रखे पेपर को खाली नजरों से देख रहा होता है। उसके दिमाग में पुराने दोस्तों की यादें लौटने लगती हैं। कभी वे सभी इसी दिन का सपना देखते थे। अगर सब कुछ गलत न हुआ होता तो आज वे सब साथ बैठकर यही एग्जाम दे रहे होते। चुल चुपचाप अपनी जगह से उठता है और बिना पेपर पूरा किए हॉल से बाहर चला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब किसी भी पढ़ाई या सफलता का उसके लिए पहले जैसा मतलब नहीं रहा, क्योंकि जिन लोगों के साथ वह यह सपना पूरा करना चाहता था वे सभी जा चुके थे। वह उस जगह और उन यादों से बहुत दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करता है। और इसी के साथ इस सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 की कहानी खत्म हो जाती है। जाने से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी में आपको लेफ्टिनेंट ली का बलिदान ज्यादा भावुक लगा या आखिर में किम का चुल को बचाने के लिए अपनी जान देना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और एलेक्स एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली पूरी कहानी आपसे मिस ना हो। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। गुड बाय।